जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर शुक्र केतु की युति वैभव योग बनाती है या लंपट योग बनाती है, ये कैसे जाना जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा इसका फलादेश कैसे किया जाता है। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर लंपट योग बन रहा हो तो उसका उपाय कैसे करें, उसका निवारण कैसे करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैभव योग कैसे बनता है। तो सुनिए, अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न या कुंभ लग्न हो तो इन लग्न वालों की कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बनता है। और ये शुक्र अगर कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर केतु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो वैभव योग निर्माण होता है, ऐश्वर्य योग निर्माण होता है और ये बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं। बड़े होकर बहुत ही धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। सर्व प्रकार के भौतिक सुख, सांसारिक सुख, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करके आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक इसके विपरीत जाते हैं अगर कुंडली के अंदर मेष लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु मीन लग्न हो तो इन लोगों की कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का मारक ग्रह बनता है। अगर ये शुक्र अस्त का हो, मूर्त अवस्था में हो, नीच का हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो और केतु के साथ हो और केतु बलवान हो, शुक्र कमजोर हो तो वहां पे लंपट योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है और ये बहुत ही खराब फल देता है। आइए हम लोग गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। मैं आपको ये सारी बातें कुंडली के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि इन योगों का फलादेश कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है, अर्थात मेष लग्न की कुंडली बनाई है। फलादेश करते समय पहले 3 नियम कौन से हैं वो बताना चाहता हूं। पहला नियम ये कहता है कि शुक्र और केतु ये दोनों के अंशों को देखना होता है। अगर जो दोनों के बीच में 7 अंश से कम अंशों का फर्क हो तो उसे अंशात्मक युति कहते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है शुक्र 6 अंश पे है और केतु 9 अंश पे है तो दोनों के बीच में 3 अंशों का फर्क है तो इसे हम अंशात्मक युति कहेंगे, बहुत ही प्रबल युति कहेंगे और यह 100% फल देने वाली युति होगी। ठीक इसके विपरीत जाते हैं। अगर शुक्र 5 अंश का है और केतु 27 अंश का है तो दोनों के बीच में 22 अंशों का फर्क है तो इसे हम कमजोर युति, निर्बल युति, बलहीन युति मानेंगे और इसका 90% अशुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अभी दूसरा नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र केतु एक साथ बैठे हो लेकिन चलित कुंडली के अंदर अगर ये दोनों ग्रह अलग अलग हो जाए, यानी कि शुक्र पीछे चला जाए, केतु आगे चला जाए, अर्थात ये दोनों ग्रह चलित कुंडली के अंदर अलग अलग भाव में आ जाए तो इसका आधा फल कम हो जाता है। तीसरा, अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र केतु साथ में है और नवमांश कुंडली के अंदर भी शुक्र केतु साथ में है तो इस युति को 100% फल देने वाली युति माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली के 9 टुकड़े करने के बाद जो 9वां टुकड़ा आता है अगर उसके अंदर भी अगर शुक्र केतु साथ में है तो ये बहुत ही पावरफुल युति मानी जाती है। ये हो गए पहले 3 नियम। अभी दूसरे 3 नियम कौन से वो सुनिए कि जब भी हम फलादेश करते हैं तो सबसे पहले अगर जो शुक्र केतु साथ में हो तो अगर केतु बलवान है और शुक्र कमजोर हो, अर्थात शुक्र मूर्त अवस्था में हो, निर्बल हो,
बलहीन हो, बाल्यावस्था में हो, मृत अवस्था में हो, नीच का हो, तो सबसे पहले जो शुक्र के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो कमजोर पड़ जाएगी। शुक्र के कारक तत्व में क्या क्या आता है, तो प्रेम, प्रेमिका, पत्नी, रोमांस, सेक्स, ये सब चीजों को ये शुक्र कमजोर कर देता है। फिर दूसरा नियम ये कहता है कि शुक्र जिन जिन भाव का स्वामी है उन भाव के शुभ फलों में भी कमी कर देगा। जैसे कि इस कुंडली के अंदर शुक्र दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है, तो ये दूसरे और सातवें भाव के शुभ फलों में कमी कर देगा। तीसरा नियम ये कहता है कि शुक्र केतु की युति जिस भाव में होगी उस भाव के भी शुभ फलों में कमी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे शुक्र केतु चौथे भाव में है, तो चौथे भाव से जितनी भी चीजें देखी जाती है वो सभी के शुभ फल में कमी आ जाएगी। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रह रखे हैं ताकि मैं अपने नियम को आसानी से समझा सकूं। मेष लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र केतु चौथे भाव में है और साथ में आप देखिए मंगल नीच का है। अभी और एक बात देखिए, शुक्र केतु जिस राशि में है उस राशि का स्वामी चंद्र भी नीच का है, तो यहाँ पे दो खराब पॉइंट हो गए। और तीसरा, शनि की दृष्टि केतु के ऊपर है। टोटल 3 या 4 खराब योग बन गए। सबसे पहला कि शुक्र केतु के साथ नीच का मंगल है, ये पहला माइनस पॉइंट। शुक्र केतु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी भी नीच का है, दूसरा माइनस पॉइंट। शनि की दृष्टि केतु पर है तो श्रापित योग बन गया। शनि की दृष्टि मंगल पे है तो अस्थि भंग योग बन गया। तो यहाँ पे शुक्र केतु की युति बहुत ज्यादा खराब फल देगी और इसमें शुक्र के कारक तत्व भी कमजोर पड़ जाएंगे, चौथे भाव का फल भी कमजोर हो जाएगा और दूसरे और सातवें भाव के भी शुभ फलों में कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। आइए आपको समझाने के लिए और एक कुंडली बताता हूं। मिथुन लग्न की कुंडली है और आप देखिए चौथे भाव के अंदर शुक्र नीच का होकर केतु के साथ बैठा है, तो यहाँ पे पहले ही शुक्र कमजोर हो गया और केतु यहाँ पे बलवान हो गया। दूसरा, ये युति किसमें है, कन्या राशि में है, तो कन्या राशि का स्वामी देखो बुध, वो भी नीच का है, दूसरा माइनस पॉइंट हो गया। तीसरा, शनि की तीसरी दृष्टि केतु पर है तो श्रापित योग हो गया। मंगल की चौथी दृष्टि केतु पर है तो अंगारक योग बन गया। तो यहाँ पे 4 माइनस पॉइंट जमा हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पे व्यक्ति के शुक्र के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सब कमजोर हो जाएगी। दूसरा, शुक्र जिन भाव का स्वामी है, यहाँ पे देखिए 5वें और 12वें भाव का स्वामी है तो इन दोनों भाव के शुभ फलों में भी कमी आ जाएगी। तीसरा, चौथे भाव में है तो चौथे भाव के भी शुभ फलों में कमी आ जाएगी। हम कहेंगे कि इसको अपने नाम के ऊपर कोई भी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदी नहीं करनी चाहिए। इस व्यक्ति को अपने नाम के ऊपर कोई भी वाहन की खरीदी नहीं करनी चाहिए। इस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में बहुत ही कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। इस व्यक्ति को अपने घर के अंदर वास्तु दोष कहीं ना कहीं मिलेगा और उसके वजह से घर में अशांति बढ़ेगी। इस प्रकार से प्रेडिक्शन होता है। अगर शुक्र 5वें और 12वें भाव का स्वामी है तो इन भाव का भी शुभ फल कमजोर हो जाएगा। संतान की पढ़ाई में प्रॉब्लम आएंगे, संतान सुख में देरी होगी, प्रेम में सफलता न मिलेगी, शेयर बाजार में लॉस हो जाएगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। आखिरी आपको एक बताना चाहता हूं कि शुक्र केतु की युति का सबसे ज्यादा वर्स्ट खराब फल कब मिलता है तो वो भी देख लेते हैं। आप देखिए सिंह लग्न की कुंडली है, तो सिंह लग्न की कुंडली के अंदर पहले ही शुक्र अच्छा फल नहीं देता क्योंकि तृतीय शुक्र मार्ग बनता है। अभी ये शुक्र केतु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा है, साथ में मंगल भी है, शनि भी है। तो यहाँ पे शुक्र अकेला और यहाँ पे 3 पाप ग्रह साथ में आ गए। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के विवाह में बहुत ही देरी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो उसमें वैवाहिक जीवन में कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होंगे या फिर डिवोर्स हो जाएगा। ये व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में धंधा करेगा तो लॉस हो जाएगा। ये व्यक्ति के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टे सुल्टे विचार आते रहेंगे। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी हम वैभव योग कैसे देखा जाता है, यानी कि ऐश्वर्य योग कैसे देखा जाता है वो भी देखेंगे। जैसे कि देखिए इधर तुला लग्न की कुंडली है
तो तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र कौन हो गया? कुंडली का योग कारक ग्रह हो गया। और लग्नाधिपति शुक्र केतु के साथ युति करके चौथे भाव में बैठा है। और चतुर्थाधिपति शनि भी उच्च का होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। यहाँ पे आप देखिए उच्च का गुरु हंस योग बना के अपनी सातवीं दृष्टि से शुक्र को देखता है। तो जब भी शुक्र को गुरु देखता है तो वहां पे शुक्र की जो अशुभता है वो 90% घट जाती है। शुक्र केतु की युति जिस भाव में है, जिस राशि में है, उसका स्वामी भी बलवान है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पे ऐश्वर्य योग बन रहा है। ये व्यक्ति को रहने के लिए बड़ा घर मिलेगा, घूमने के लिए एक से ज़्यादा गाड़ियाँ मिलेगी, इसे समाज के अंदर मान सम्मान मिलेगा। अगर ये कोई कला सीखेगा तो उसमें निपुणता प्राप्त करेगा और ये व्यक्ति सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। आखिरी इधर देखिए धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र 6वें और 11वें स्थान का स्वामी होकर मारक बनता है। लेकिन यहाँ पे शुक्र उच्च का होकर मालवी योग बनाता है और शुक्र चौथे भाव में दिग्बली भी होता है। तो शुक्र दिग्बली होकर उच्च का होकर मालवी योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और केतु के साथ है। अभी आप देखिए चतुर्थाधिपति गुरु भी उच्च का होकर अपनी नवम दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। तो जब भी शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो शुक्र की जो नेगेटिविटी है वो 90% घट जाती है और ये शुक्र शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। और शुक्र चौथे भाव में दिग्बली भी है, उच्च का भी है, तो ये बहुत अच्छा फल देगा। शुक्र के सारे कारक तत्व जितने भी है उसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। शुक्र दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होकर बैठा है तो इन भावों को भी बलवान करेगा। उसकी तंदुरुस्ती अच्छी होगी, शत्रु से डरेंगे, ये व्यक्ति को लाभ बहुत होगा, व्यापार के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, बड़े मकान में रहेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी हम जानेंगे कि शुक्र केतु की जो युति है उसका जो जनरल फल है वो कैसे देखा जाता है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र केतु एक साथ हो तो उसका जनरल फल क्या होता है। ऐसे व्यक्तियों को धन कमाने के लिए अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ता है और ये भी देखा गया उनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से ही होता है। अगर ये लोग अपने परिवार के साथ रहे, अपने माता पिता के साथ रहे तो ये लोगों की आर्थिक स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों में और एक चीज़ देखी जा गई है कि ये लोगों के पास सर्व प्रकार के सुख सुविधा के साधन होते हैं। रहने के लिए अच्छा घर होता है, घूमने के लिए गाड़ी होती है, मान सम्मान होता है, लेकिन ये सब होने के बावजूद ये लोग अंदर से यानी कि दिल से बहुत ही सीधे सादे सरल दयालु उदार सेवाभावी होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग सर्वसुख संपन्न होने के बावजूद संसारी साधु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। उनको कोई भी बात का घमंड नहीं होता, अभिमान नहीं होता, गर्व नहीं होता, कोई भी बात का ज्यादा मोह माया भी नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग संसार के अंदर रहने के बावजूद धीरे धीरे ये लोगों में वैराग्य की भावना आती है। खास करके 45 साल के बाद इनमें वैराग्य की भावना आती है और इन्हें ऐसा लगने लगता है कि संसार असार है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं और अंदर से वो बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है। आई एम वेरी अलोन इनसाइड। शुक्र केतु की युति अगर जो बलवान हो, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि कुंडली के अंदर अगर जो शुक्र लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर अगर केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ स्थिति में हो, मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो उसका फल क्या मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को तंत्र मंत्र यंत्र जैसे शास्त्रों में ये लोग निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग चाहे तो एक अच्छे तांत्रिक भी बन सकते हैं। शुक्र कौन है? शुक्राचार्य। और केतु कौन है? चेला। तो ये राक्षस है और ये राक्षसों के गुरु है। तो जब शुक्र केतु एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास गुढ़ शास्त्रों का ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है। ये लोग तंत्र मंत्र यंत्र जैसे गुढ़ शास्त्रों को आसानी से सीख लेते हैं
और अगर वो उसका सदुपयोग करे तो कई व्यक्तियों के दुख दूर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे गीतकार, संगीतकार, कवि, लेखक, फिलोसोफर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे स्टोरी राइटर, जासूस, जादूगर, सर्जन, डॉक्टर भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को अपनों का जो प्यार मिलना चाहिए वो प्यार नहीं मिलता, इसलिए वो प्यार की तलाश दूसरों से करते हैं, घर के बाहर वालों से लोग प्यार की तलाश करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी कुंडली के अंदर शुक्र अगर जो केतु के साथ अच्छा फल न दे पाता हो, शुक्र मृत अवस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, नीच का हो, कमजोर हो, निर्बल हो और केतु से पीड़ित हो, तो लंपट योग बनता है जो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों को बार बार प्यार में निराशा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख में देरी होती है। ऐसे व्यक्ति घूमने जाए तो उसमें दिक्कतें आती है। ऐसे व्यक्तियों को जो पत्नी मिलती है हमेशा उसके साथ कंकास कलेश लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए? पहला उपाय, ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें सफेद चंदन डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। शुक्र अगर कुंडली का कारक ग्रह बनता हो, अर्थात लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनता हो, यानी कि कुंडली का कारक ग्रह बनता हो, तो शुक्र का हीरा या शुक्र का उपरत्न ओपल धारण कर सकते हैं। अगर शुक्र कुंडली का मारक हो, यानी कि मेष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु, मीन लग्न, इन लग्न वालों की कुंडली हो और शुक्र केतु के साथ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्र का रत्न हीरा नहीं पहनना चाहिए, बल्कि शुक्र से लगती चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि सफेद कपड़े, उसके बाद दही, ऐसी सब चीजों का दान करना चाहिए। शुक्र की देवी कौन है? तो माता लक्ष्मी है। तो ऐसे व्यक्तियों को माता लक्ष्मी के 1.25 लाख मंत्र जाप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ऐसे 1.25 लाख मंत्र करने चाहिए। उसका दशांश होम करना चाहिए और तर्पण मार्जन करना चाहिए। केतु को शांत करने के लिए आप कुत्ते को रोटी भी खिला सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ करना हो तो कोई विद्वान ब्राह्मण के हाथों से आप लंपट योग की शांति पूजा भी कर सकते हो। और भी कुछ करना है तो आप घर में ब्राह्मण को बुलाकर आप शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह शांति होम भी कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।